Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून जी, सौरभ जी, आरती जी, अंजलि जी, कविता जी, मयूर, संजीव, विशाल, भूमि, हरीशचंद्र। सर जी कब से पढ़ा रहे हो, थकते नहीं हो? क्या करें जी, पढ़ाना पड़ता है। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जबरदस्त वीडियो, थैंक यू मनीष जी, बहुत अच्छा पढ़ाया सर आप यूट्यूब पर। किसने देखी मेरी क्लास? मैं ठीक हूँ नमन जी, आप बताइए। हाँ जी पूजा जी बोलिए। लंच हाँ भाई थोड़ा बहुत किया है। यू आर ग्रेट सर, इस यू जी ग्रेट आप लोग हो भाई। ओम जी बस हम तो पढ़ाते हैं, हमारे पढ़ाए वैसे बस ये है कि आपके पेपर में क्वेश्चन लगने चाहिए। यलगार कैरी मिनाती। अच्छा आपने भी देखी युवराज जी, चलो बढ़िया है। अभी तो आप प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पहले उसके लगाओ। सर आपका पढ़ाया होगा बहुत अच्छे से समझ में आता है। ओके भूमि जी, हम देखे सर। ओके पूरण जी, मस्त थी आपकी यूट्यूब क्लास। हो रहे हैं पिंकी जी, आपके कमेंट शो हो रहे हैं। ठीक है, एक बार 2 मिनट वेट करते हैं बाकी बच्चों को एक बार। सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, थैंक यू जितेंद्र जी। हाँ कल भी होगा क्लास, मज़ा आ गया सर यूट्यूब पर। ओके उमेश जी, सीजल की तरह। ओके विशाल जी, सर मॉर्निंग से इवनिंग तक पढ़ा हो क्या? मॉर्निंग से लगे तो है भाई। यूट्यूब पर बहुत मज़ा आया ना। हाँ, जिन बच्चों ने यूट्यूब पर क्लास नहीं देखी वो दोबारा देखें। सर सेम टी शर्ट है मेरे पास। ओके अमर जी। सर कोई आइडिया रिक्रूटमेंट, देखो अब कमेंट बहुत फास्टली जा रहे हैं। अच्छा डोली जी, आप भारतीय बैच में थे? अच्छा वहाँ पढ़े होगे फिर आप मुझसे। साउंड प्रॉब्लम हो रही है? साउंड में क्या प्रॉब्लम हो रही है? साउंड तो ठीक है भाई। साउंड आप वीकेंड में सिंदर सर के साथ। ओके राजेश शेखर जी, कैसे समझ में आ रही है? चलो कोई बात नहीं। हाँ खाना खाएं भाई, देखो थोड़ी देर। अब देखो पढ़ते हैं भाई, अब बाकी बातें फिर करेंगे। ठीक है, कि पिछली क्लास में मैंने थोड़ा 5 मिनट जल्दी छोड़ दी थी, 5 मिनट लेट स्टार्ट हुई थी, तो अब पढ़ते हैं अच्छे से। तो नोट टू डाल लो, तो अगली जो क्लास वहां से खत्म की थी उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वाटर की हार्डनेस के बारे में पढ़ते हैं एक बार। सब इधर देखोगे। हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की कठोरता। हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की कठोरता। ठीक है, हार्डनेस जो होती है ये 2 तरीके की होती है। ठीक है, एक होती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंट आपकी। ठीक है, हार्डनेस जो होगी ये 2 तरीके की होती है, एक होती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंट। एक मिनट एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते देखो। हार्डनेस कौन से मेटल की वजह से होती है? मैंने आपको बताया था, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। ठीक है, अब ये 2 तरीके की होती है, ऐसे लिख लो, चाहे टेम्परेरी। एक मिनट, टेम्परेरी हार्डनेस, हिंदी में लिखोगे अस्थायी कठोरता। टेम्परेरी हार्डनेस, अस्थायी कठोरता। दूसरी आपकी परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। स्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस, स्थायी कठोरता।
ठीक है। अब चाहे टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो, ये किसकी वजह से होती है दोनों आपके? कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। अब टेम्परेरी क्या होती है? ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, अगर ये बाइकार्बोनेट्स के साथ अटैच होंगे, यानी कि अगर वाटर के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, तो उस हार्डनेस को बोलते हैं हम टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है। और अगर ये कैल्शियम और मैग्नीशियम है, अगर ये क्लोराइड्स के साथ अटैच हो या सल्फेट्स के साथ अटैच हो, यानी कि वाटर के अंदर या तो कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट हो या कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट हो या मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट हो या मैग्नीशियम सल्फेट हो या चारों हो या तीन हो या दो हो या कोई एक है, तो उस हार्डनेस को बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। नहीं राहुल जी, फायदा तो है गवर्नमेंट जॉब का भाई, ठीक है। अब देखो साउंड प्रॉब्लम, साउंड, ठीक है। अब देखो, अब इनके रिमूवल के मेथड्स क्या हैं? अगर टेम्परेरी हार्डनेस होगी तो इसको सिंपली बॉइलिंग से यूज किया, बॉइलिंग, उबाल कर इसे दूर किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो परमानेंट हार्डनेस है, इसके रिमूवल के डिफरेंट मेथड्स हैं। एक तो मैंने बताया था कि इसका यूज करके बाय यूजिंग सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का यूज करके इसको हटा सकते हैं। दूसरा है कैल्गन मेथड, कैल्गन्स मेथड। आपसे पूछेंगे कैल्गन्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला ऑफ कैल्गन, ये आपसे पूछा जाता है पेपर में। फॉर्मूला ऑफ कैल्गन Na6P6O18, ठीक है। तीसरा है सिंथेटिक रेजिन मेथड, सिंथेटिक रेजिन मेथड, और बोल सकते हैं इसको बाय यूजिंग जियोलाइट, बाय यूजिंग जियोलाइट। जियोलाइट के बारे में भी बताता हूँ अगले पॉइंट में। अब क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, आपसे पूछेंगे हार्डनेस कौन से मेटल की वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से। पूछेंगे परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, इनकी वजह से। परमानेंट हार्डनेस को किससे हटा सकते हैं? Na2CO3 का यूज करके हटा सकते हैं, कैल्गन मेथड का यूज करके हटा सकते हैं, सिंथेटिक रेजिंग मेथड का यूज करके हटा सकते हैं, या बोल सकते हैं जियोलाइट का यूज करके हटा सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। हाँ सौरव जी भेज देना, वेस्ट बंगाल PCS वाला भेज दो मुझे। वॉइस मिच मैच आ रही है उमेंद्रा जी, ऐसा कैसे हो सकता है? सभी को आ रही है क्या? बोलने के बाद साउंड आ रही है? भाई यहाँ से तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जियोलाइट में बता रहा हूँ, हाँ जी अभी स्टार्ट किए हैं, बस इसको नोट कर लेना, ठीक है। देखना पड़ेगा ऋतिक जी, मुझे, मैंने पेपर नहीं देखा, देख के पता चलेगा। आरती जी आप रिफ्रेश कर लीजिए, वीडियो ब्लर नहीं हो सकता, लाउड एंड क्लियर चला लिया जी, बंद करके चला लिया, ठीक है। अब देखो जियोलाइट किसे बोलते हैं, नोट 3। जियोलाइट बोला जाता है इस स्ट्रक्चर को एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकेट XH2O, सॉरी .XH2O, ये N टाइम्स, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसे बोलते हैं जियोलाइट। क्वेश्चन क्या ऐसे पूछेंगे कि जियोलाइट के अंदर कौन सा मेटल होता है? एल्यूमिनियम। नॉन मेटल कौन से होते हैं? ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ये होता है जियोलाइट। अब आप याद रखो कि जियोलाइट के अंदर मेटल कौन से है? एल्यूमिनियम, ठीक है। बस इसको याद रखना, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन, ये रिपीट करता रहता है। जैसे पॉलीमर में यूनिट रिपीट करती है ना, तो उसी तरीके से इसमें भी बार बार यूनिट रिपीट होती है। गौतम जी नोट तो बाद में कर लेना, क्लास के बाद कर लेना, अब आगे पढ़ लो, ठीक है। तो ये सब था कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ठीक है, उससे लिंक्ड क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। देखो यूनिवर्स जो है
ठीक है। ब्रह्मांड जो है उसका जो सबसे बड़ा भाग जो है, मैक्सिमम जो हिस्सा है, मैक्सिमम पार्ट है, वो कौन से एलिमेंट से बना, कौन से तत्व से बना? आपका हाइड्रोजन एलिमेंट से। तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द यूनिवर्स is made up of hydrogen element, is made up of hydrogen element, is made up of hydrogen element। हिंदी में लिखोगे, ब्रह्मांड का सबसे अधिकतम भाग, ब्रह्मांड का सबसे अधिकतम भाग, ऐसे लॉकडाउन की वजह से कॉपी नहीं मिली बनाने के लिए, मूर्खों, सारी दुकानें खुली हैं, ठीक है। लिखोगे, ब्रह्मांड का सबसे अधिकतम भाग, ब्रह्मांड का सबसे अधिकतम भाग हाइड्रोजन तत्व का बना होता है। ब्रह्मांड का सबसे अधिकतम भाग हाइड्रोजन तत्व का बना होता है। ब्रह्मांड का सबसे अधिकतम भाग हाइड्रोजन तत्व का बना होता है। ओके ओके शिव जी, अभी चीज उसकी डिटेल की जरूरत नहीं है बेटा, जियोलाइट की, ठीक है। हायर क्लासेस में भी उतना ही फॉर्मूला काम करता है, ठीक है, उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं होती। लिख लीजिए, टाइम दे रहा हूं। ब्रह्मांड का सबसे अधिकतम भाग हाइड्रोजन तत्व का बना होता है, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। लेकिन ये जो हाइड्रोजन नाम है, ये नाम दिया था एंटोनी लेवेजियर ने। ए लेवेजियर लिख देता हूं, एंटोनी लेवेजियर, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पापा जी कौन हुए? एंटोनी लेवेजियर, है ना। मूर्खों, नाम रखने से पापा नहीं बनते, पापा तो यही है, ये तो पंडित जी है ना, नाम रखा है इन्होंने, ठीक है। चलो संडे को क्लास नहीं करे, चलो देखते हैं, रखेंगे तो एक रख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो फैक्ट है आस्था जी, हाइड्रोजन मिलता ही ज्यादा है। तो लिखोगे, हाइड्रोजन गैस वाज डिस्कवर्ड बाय, हाइड्रोजन गैस वाज डिस्कवर्ड बाय, हाइड्रोजन गैस वाज डिस्कवर्ड बाय, हाइड्रोजन गैस वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, एंड हाइड्रोजन नेम, एंड हाइड्रोजन नेम, एंड हाइड्रोजन नेम was given by, and hydrogen name was given by Lavoisier, was given by Lavoisier, या एंटोनी लेवेजियर लिख सकते हो, एंटोनी लेवेजियर, जैसे आपकी इच्छा। हिंदी में लिखोगे, हाइड्रोजन गैस की खोज, हाइड्रोजन गैस की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी, हाइड्रोजन गैस की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी, हाइड्रोजन गैस की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। अंकित जी, बाकी ग्रीन हाउस गैसेस उतनी ही है बेटा, टॉपिक कंप्लीट है वो। हाइड्रोजन गैस की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी, और हाइड्रोजन नाम, और हाइड्रोजन नाम, और हाइड्रोजन नाम लेवेजियर ने दिया था, और हाइड्रोजन नाम लेवेजियर ने दिया था। एक बार ओरल ही हाइड्रोजन बोर्ड बता दूं, चलो मैं बता दूंगा अभी, ठीक है, अभी रुक जाओ। और हाइड्रोजन नाम लेवेजियर ने दिया था। हाँ जी शांति जी, 2 ही दिन तो पढ़ाते हैं हम, सैटरडे संडे में पढ़ा लेंगे ना क्लास, ठीक है। बाकी दिन आप और जीएस पढ़ो, सैटरडे संडे केमिस्ट्री के पढ़ लो, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। शानदार, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग, कीप इट अप सर, थैंक यू अभिमन्यु जी। अब हाइड्रोजन जो होती है, ये कंबस्टिबल गैस है या नॉन कंबस्टिबल गैस है? देखो, किसी भी गैस का आपको पता लगाना है कि वो कंबस्टिबल होगी या नहीं, ज्वलनशील होगी या नहीं, ठीक है। गौतम जी मैसेज बहुत ज़्यादा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो किसी भी गैस के बारे में कैसे पता करेंगे कि कोई भी गैस कंबस्टिबल है या नॉन कंबस्टिबल है? देखो, जैसे हाइड्रोजन है, हमें नहीं पता ये कंबस्टिबल है या नहीं, ठीक है, ये ज्वलनशील है या नहीं, लेकिन हमें ये पता है कंबशन जो होता है, दहन जो होता है, वो कौन सी गैस के प्रेजेंस में होता है? आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। अब देखो, अगर कोई गैस कंबस्टिबल है, ज्वलनशील है, तो रिएक्शन होके वो क्या करेगी? कोई प्रोडक्ट बनाएगी ना। अगर यहाँ हमें पता करना है कि कोई भी गैस कंबस्टिबल है या नहीं, अगर कंबशन होगा तो उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी, और जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसका प्रोडक्ट बनता है।
तो आप क्या करोगे, जिस भी गैस का आपको पता लगाना है कि वो कंबस्टिबल है या नहीं, उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा के देखो। अगर आपको लगता है कि कोई प्रोडक्ट बन जाएगा तो कंबस्टिबल है, अदरवाइज नहीं। जनरली आपने कोई ऐसा कंपाउंड देखा हो जो एग्जिस्ट करता हो तो क्या नाम, वो कंबस्टिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ देखोगे इन दोनों से रिएक्शन होगी या नहीं होगी ना, तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, जनरली ये वाटर वेपर्स होते हैं। तो एक बार एसएससी में आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हाइड्रोजन के कंबशन का प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर वेपर, जल वाष्प। अगर वाटर वेपर ऑप्शन में नहीं है तो आंसर लगाओगे आप वाटर। अब देखो तो लिखोगे, पूछ लेना जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड की डाउट में करा दूंगा, कोई बात नहीं, रुक जाओ थोड़ा सा चैप्टर, जब भी चैप्टर कंप्लीट होगा ना तो लास्ट में मैं करा दूंगा, बता दूंगा जो भी डाउट आप लोग पूछ लेना। तो लिखोगे इट इज ए कंबस्टिबल गैस, इट इज ए कंबस्टिबल गैस, इट इज ए कंबस्टिबल गैस, यह एक ज्वलनशील गैस है, यह एक ज्वलनशील गैस है। इट इज ए कंबस्टिबल गैस, यह एक ज्वलनशील गैस है। इट इज ए कंबस्टिबल गैस, यह एक ज्वलनशील गैस है। मुझे देखना पड़ेगा राहुल जी, मुझे नहीं पता अभी इसका। राम राम धर्मेंद्र जी। अब हमारे पास बहुत सारे फ्यूल हैं, ठीक है, जैसे सुनो, कोल है, पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, एलपीजी है, केरोसिन ऑयल है। तो ये मुझे ये बताओ सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा है। हाँ भाई, सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा, सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है, सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा, सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है, कोई बताएगा। मोर को सबसे अच्छा फ्यूल होता है लिक्विड हाइड्रोजन। ये कैसे होता, मेरी बात सुनो, एक अच्छा फ्यूल, एक अच्छा ईंधन किसे बोलोगे, जिससे पोल्यूशन कम हो, है ना, पोल्यूशन कम होना चाहिए। दूसरा, उससे जो एनर्जी निकलती है उसे क्या बोलते थे, कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। जहाँ भी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी उसे क्या बोलते हैं हम, सबसे बेस्ट फ्यूल है। ठीक है, अब एक बात देखो, हाइड्रोजन का हमने कंबशन कराया तो क्या प्रोडक्ट बने, वाटर वेपर बने। वाटर वेपर से पोल्यूशन होगा, नहीं होगा ना, तो यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है। हाइड्रोजन का जब हम दहन कराते तो उससे पोल्यूशन नहीं होता, या होता तो नेग्लिजिबल पोल्यूशन होता है। दूसरा, अब मैंने आपको जब मैंने कैलोरीफिक वैल्यू लिखवाई थी, कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ाया था, तो बताया था सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी थी 150 किलो जूल पर मोल। तो इसको जब हम इसका कंबशन कराते हैं तो जितने भी फ्यूल्स है सबसे ज्यादा एनर्जी इससे निकलती है, इसलिए लिक्विड हाइड्रोजन को हम सबसे अच्छा फ्यूल मानते हैं, मोर को सीएनजी को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, 1-1.5-2 साल पहले एक बस भी बनी थी, उसके अंदर इसका यूज किया गया है। ठीक है, वैसे इसका यूज कहाँ करते हैं, रॉकेट फ्यूल के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, लिक्विड हाइड्रोजन, liquid hydrogen is considered as the liquid hydrogen is considered as the best fuel, is considered as the best fuel, is considered as the best fuel because of its high calorific value, because of its high calorific value, high calorific value, and it creates negligible pollution, and it creates negligible pollution। हिंदी में लिखोगे, द्रव हाइड्रोजन को सबसे उत्तम प्रकार का ईंधन माना जाता है। द्रव हाइड्रोजन को सबसे उत्तम प्रकार का ईंधन माना जाता है। अरे मोर को लिख नहीं सकते, द्रव हाइड्रोजन को सबसे उत्तम प्रकार का ईंधन माना जाता है, सबसे उत्तम प्रकार का ईंधन माना जाता है, सबसे उत्तम प्रकार का ईंधन माना जाता है, क्योंकि इससे प्रदूषण न के बराबर फैलता है, न के बराबर फैलता है, और इसका कैलोरीफिक मान
सबसे अधिक होता है और इसका कैलोरीफिक मान सबसे अधिक होता है और इसका कैलोरीफिक मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, आगे देखोगे अब एक होता, अब इसी में लिखोगे रॉकेट फ्यूल, रॉकेट का ईंधन। रॉकेट फ्यूल किसे बोलते हैं? लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन अगर अवेलेबल नहीं है तो इसके सब्स्टिट्यूट कौन से यूज कर सकते हैं हम? हाइड्रोजन N2O5, तीसरा अमोनिया। तो इनमें से भी कोई यूज किया जा सकता है इसकी जगह का, पर अगर ये अवेलेबल नहीं है। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2NH2। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। अनिल जी क्या डाउट नहीं लेते बेटा, बताओ अब पूछो। सर आप बोल दिया करो, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, फालतू टाइम खराब होता है। ओके नमन जी, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, एक मैं लिख देता हूँ, एक मैं बोल देता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन जी लिखवाया तो है, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होता है 70%। कैलोरीफिक को हिंदी में कैलोरीफिक ही बोलते हैं। हाँ, इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। वाटर वेपर होता है, उसे कूलिंग के लिए यूज कर सकते हैं क्या? ये देखना पड़ेगा सत्यनारायण जी, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है इसके लिए। ठीक है, अब आगे देखो, एक प्रोसेस होता है जिससे हम वनस्पति घी बनाते हैं। ठीक है, तो वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन का यूज करते हैं। सुना होगा वनस्पति घी के बारे में, जो डालडा वगैरह होते हैं, जो रथ वगैरह होते हैं, इन्हें बोलते हैं वनस्पति घी। तो जो वनस्पति घी होता है, वनस्पति घी खाने में, सॉरी वनस्पति घी बनाने में किसका यूज करते हैं हम? हाइड्रोजन का यूज करते हैं। देखो होता क्या है, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, चलो लिख लो पहले, एक मेरी बात ध्यान से सुनो। वनस्पति घी बनाने का जो प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोजनेशन। तो नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजनेशन मतलब इसमें हम किसको ऐड कर रहे होंगे? हाइड्रोजन को ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, तो जिस प्रोसेस में हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं उसका एक नाम और होता है, उसके बोलते हैं हम रिडक्शन, अपचयन। तो जिस प्रोसेस से वनस्पति घी बनता है उसके दो नाम है, या तो आप उसे बोलो हाइड्रोजनेशन या बोलो रिडक्शन, हाइड्रोजनीकरण या अपचयन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड, हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड, हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड, यहां लिख देता हूं, हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी। वनस्पति घी बनाने में, वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया को एंड द प्रोसेस इज नोन एज, और इस प्रक्रिया को एंड द प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन रिडक्शन, एंड द प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन रिडक्शन, और इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण, ब्रैकेट में लिखोगे अपचयन, कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को, राकेश जी आपके में इशू आ रहा, बाकी किसी में नहीं आ रहा बेटा साउंड का। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अपचयन कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अपचयन कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अपचयन कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अपचयन कहा जाता है। देखो होता क्या है, हमारे पास दो तरीके के फैट होते हैं, एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट असंतृप्त वसा, एक होते हैं सैचुरेटेड फैट संतृप्त वसा, एक होते हैं सैचुरेटेड फैट संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट संतृप्त वसा। ठीक है,
देखो अनसैचुरेटेड फैट किसे बोलते हैं, जब कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट, और जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे बोलते हैं हम सैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा। तो कभी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना हो, कभी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा यूज किया जाता है हाइड्रोजन का। ठीक है, अब एक चीज देखो, आपको इस फॉर्म को इस फॉर्म में बदलना है, तो इसमें से कितने बॉन्ड्स ब्रेक कराओगे, एक बॉन्ड ब्रेक कराओगे, एक बॉन्ड ब्रेक कराते ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितने बॉन्ड ब्रेक कराने होते हैं उतने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इसमें ऐड करते हैं, जितने बॉन्ड ब्रेक कराने होते हैं उतने हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक करते हैं। एक ब्रेक कराना था तो मैंने हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल यूज किया। अगर मान लो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता तो दो बॉन्ड तोड़ने पड़ते, तो फिर हम दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लेते। अब एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन कार्बन का। अब ये हाइड्रोजन फ्री है तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये हाइड्रोजन फ्री है तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH2 से CH3, ये भी CH2 से CH3, और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड फैट में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में बदलने के लिए कौन सी गैस का यूज करते हैं, हाइड्रोजन। दूसरा क्वेश्चन, इस प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, निकल का यूज करते हैं, पैलेडियम का यूज करते हैं या प्लेटिनम का यूज करते हैं, बताओ किसका यूज करते हैं, जल्दी बताओ किसका यूज करते हैं, निकल का यूज करते हैं, पैलेडियम का यूज करते हैं, प्लेटिनम का यूज करते हैं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। निकल का यूज करेंगे, पैलेडियम का यूज करेंगे, प्लेटिनम का यूज करेंगे, मूर्खों तीनों का यूज करेंगे। ठीक है, तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। अब अगर मान लो पेपर में ऑल ऑप्शन में नहीं आया, तीनों में से एक सेलेक्ट करना पड़ जाए, इन तीनों में से एक सेलेक्ट करना पड़ जाए तो किसे सेलेक्ट करोगे, निकल को। ठीक है, तो उस केस में आपका आंसर होगा निकल। अगर कभी एक का सिलेक्शन करना हो तो निकल, अगर ऑल ऑप्शन में आता तो आंसर आप ऑल लगाओगे। ठीक है, जल्दी नोट करो इसको, और नोट करते ही थम्स अप भेजो। महेंद्रा जी थकान तो होती है, ठीक है क्या करें जल्दी। हाँ देवी प्रसाद जी आपने राइट कहा, आज यूट्यूब पर भी पढ़ाया था। हाँ जी अभिजीत जी, इससे पहले यूट्यूब पर ही पढ़ाया था। ठीक है, अब एक बात बताओ, कैटलिस्ट के बारे में तो आप लोग जानते होगे, जानते हो ना कैटलिस्ट के बारे में, तो क्वेश्चन आएगा कैटलिस्ट का, कर लोगे ना, हाँ कर लोगे, पक्का कर लोगे, पक्का लिखना क्वेश्चन, लिखो लिखो। कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस, पढ़ाऊंगा अभी डिटेल में कैटलिस्ट, पहले क्वेश्चन लिखो आप। कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस, कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस, कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच हिंदी में लिखोगे उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच, पहला ऑप्शन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। बी ऑप्शन डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को घटाते हैं, डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को घटाते हैं। सी ऑप्शन डज नॉट इफेक्ट द, डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर में कोई परिवर्तन नहीं करते, डज नॉट इफेक्ट द, स्वाति जी कैलोरीफिक वैल्यू तो मैंने कोल एंड पेट्रोलियम में पढ़ा दी, डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर में कोई परिवर्तन नहीं करते। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। मान गए छोरे हरियाणा वाले, बताओ आंसर बताओ। ये कैटलिस्ट होते भास्कर जी, मैं कह रहा हूँ तीनों कैटलिस्ट का यूज करते थे, उसमें अगर तीनों आ जाए तो ओल आंसर आएगा, अगर एक सेलेक्ट करना हो तो निकल आंसर आएगा। नोट्स बना लो मनीष जी। हाँ जी,
कुछ कह रहे हैं ए और बी, नहीं सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फिजिक्स में बेटा, इसमें नहीं है आशुतोष। बहुत बढ़िया, इधर देखो मोस्टली बच्चे कह रहे हैं ए इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, तो आंसर क्या होगा, ए इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। लगा मत देना, रुको अभी सुनो ध्यान से मेरी बात। जैसे इसी रिएक्शन की बात करें हम, हमने क्या किया, इस रिएक्शन में पहले कोई कैटलिस्ट डाला ही नहीं, पता चला रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 15 मिनट में। हमने क्या किया, इस रिएक्शन में निकल डाल दिया, तो निकल डालने से पता चला रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 10 मिनट में। अब की बार हमने कैटलिस्ट ही बदल दिया, आयरन डाल दिया, तो पता चला रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 20 मिनट में। तो एक चीज देखना, कैटलिस्ट कर क्या रहा है, यहाँ पर कैटलिस्ट क्या कर रहा है, रिएक्शन को फास्ट करा रहा है। रिएक्शन को फास्ट कराने का मतलब रेट को बढ़ा रहा है, और यहाँ पर कैटलिस्ट क्या कर रहा है, रिएक्शन को स्लो करा रहा है, यानी कि रेट को डिक्रीज करा रहा है। तो यहाँ पर कैटलिस्ट रेट को इंक्रीज करा रहा है, यहाँ पर कैटलिस्ट रेट को डिक्रीज करा रहा है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा या नहीं, है ना, बढ़ा तो रहा है, लेकिन बी भी करेक्ट है। अगर आप ए टिक करोगे तो बी में क्या खराबी है, बी टिक करोगे तो डी में, बी करोगे तो ए में क्या खराबी है। तो बेस्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज नहीं होता, कोई गलत ऑप्शन होता, तो आप क्या करोगे, ए आंसर लगाओगे, क्योंकि मोस्टली कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अब हेडिंग डाल लो कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। अब एक बात और सुनना, अब जैसे मैंने निकल यूज किया इसमें, ठीक है, ग्रुप में ऐड कर देंगे, आज जिसको ऐड नहीं किया दोबारा भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो हमने निकल यूज किया इसमें, जब हमने निकल यूज किया स्टार्टिंग में, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तब इसका अमाउंट था 10 ग्राम। जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तो इसका अमाउंट कितना था, 10 ग्राम। तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो इसका अमाउंट 10 ग्राम ही रहेगा। 10 से ज्यादा होगा या 10 से कम होगा, क्या लगता है आपको, क्या होगा बताओ। कैटलिस्ट के अमाउंट में कभी भी चेंज नहीं आता। ठीक है, रिएक्शन जब स्टार्ट हुई थी जितना अमाउंट निकल का था, मान लो 10 ग्राम था, तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तब भी इसका अमाउंट 10 ग्राम ही रहेगा, ना तो 10 से ज्यादा होगा ना 10 से कम होगा। तो हेडिंग डालो कैटलिस्ट, बताता हूँ इसके बारे में, नोट करके डाल लो चाहे जैसे आपकी इच्छा हो। गैसेज के बीच में एक सब टॉपिक आ गया है कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट उत्प्रेरक। तो लिखोगे ए केमिकल सब्सटेंस, ए केमिकल सब्सटेंस, a chemical substance which alters the, a chemical substance which alters the rate of reaction, which alters the rate of reaction, a chemical substance which alters the rate of reaction without consuming, without consuming, without consuming itself, without consuming itself is known as, is known as catalyst, is known as catalyst। हिंदी में लिखोगे वह रासायनिक पदार्थ, वह रासायनिक पदार्थ जो बिना खपत के, वह रासायनिक पदार्थ जो बिना खपत के अभिक्रिया की दर को, वह रासायनिक पदार्थ जो बिना खपत के अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं, जो बिना खपत के अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। वह रासायनिक पदार्थ जो बिना खपत के, सर जी वीकली छुट्टी भी दे दीजिए तो बच्चे डिप्रेशन में आ जाएंगे। संतोष जी डिप्रेशन में नहीं आएंगे बेटा, ठीक है, 2 ही तो क्लास करते हो आप, जितनी क्लासेस करोगे जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो, रिवीजन करो। ठीक है, जितना परिश्रम कठिन होगा सिलेक्शन उसके चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। ठीक है, अच्छा कोई बच्चा ऐसे मैसेज ना भेजे मेरे पास, सर मेरा ये बैच था, मैंने आपने मेरे को इस ग्रुप में ऐड कर दिया, वो मैंने आपको ठीक ग्रुप में ऐड किया, मुझे पता है। ठीक है, टेंशन ना लो। लिखो वह रासायनिक पदार्थ, 2 ही क्लास तो लगती है ना जीएस वाले बैच में आकाश जी। वह रासायनिक पदार्थ जो बिना खपत के, जो बिना खपत के, सर आप बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू जी, जो बिना खपत के अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं, परिवर्तित करते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। मनीष जी बताऊंगा, अभी रुको तो सही हो। अब ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये बनते कौन से एलिमेंट से, देखो पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, ये जो पीरियोडिक टेबल है,
इस तरीके से होती है पीरियोडिक टेबल। ये होता है आपका एस ब्लॉक, ये होता है डी ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक, ये होता है एफ ब्लॉक। बढ़ाऊंगा अभी आगे पीरियोडिक टेबल भी, ठीक है। अब एक चीज देखना, इस डी ब्लॉक में बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन सारे के सारे कैटलिस्ट नहीं होते। तो डी ब्लॉक के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो जो एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं इनको बोलते हैं हम ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स, संक्रमण धातुएं, संक्रमण धातुएं। तो कैटलिस्ट किसके बनते हैं आपके? ट्रांजिशन मेटल के। तो लिखोगे इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, इट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। हिंदी में लिखोगे ये संक्रमण धातुओं के बने होते हैं, ये संक्रमण धातुओं के बने होते हैं, ये संक्रमण धातुओं के बने होते हैं, ये संक्रमण धातुओं के बने होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ये संक्रमण धातुओं के बने होते हैं। अब कैटलिस्ट जो होता है देखो, ये है आयरन, इससे अगला ये, और दूसरा पाउडर्ड आयरन, ये है पाउडर्ड आयरन। तो एक बात बताओ, कौन सा कैटलिस्ट अच्छा होता है? आयरन अच्छा होता है या पाउडर्ड आयरन? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कैटलिस्ट काम करता कैसे है, ठीक है। कैटलिस्ट जो होता है ना, वो रिएक्शन के लिए अपना सरफेस देता है, इस सरफेस के ऊपर रिएक्शन होती है, ठीक है। तो जितना ये सरफेस ज्यादा होगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। तो मुझे एक बात बताओ, सिंपल आयरन का सरफेस एरिया ज्यादा होगा या पाउडर्ड आयरन का? पाउडर फॉर्म में ज्यादा हो, जैसे चौक होता है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया देखो, आप उसको क्रश कर दो तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। निकलेंगी जो कोरोना की वजह से जॉब्स नहीं निकलेंगे, ऐसे निकलेंगी बेटा, बिल्कुल निकलेगी। आपका अगस्त में आया भी तो अगस्त में है शायद पेपर CHSL का, ठीक है। लिखोगे कैटलिस्ट इन पाउडर्ड फॉर्म, कैटलिस्ट इन पाउडर्ड फॉर्म, कैटलिस्ट इन पाउडर्ड फॉर्म, कैटलिस्ट इन पाउडर्ड फॉर्म acts as the best catalyst, acts as the best catalyst। हिंदी में लिखोगे उत्प्रेरक, उत्प्रेरक पाउडर अवस्था में, उत्प्रेरक पाउडर अवस्था में, उत्प्रेरक पाउडर अवस्था में, उत्प्रेरक पाउडर अवस्था में सबसे उत्तम प्रकार के, सबसे उत्तम प्रकार के, सबसे उत्तम प्रकार के, सबसे उत्तम प्रकार के उत्प्रेरक कहलाते हैं, सबसे उत्तम प्रकार के उत्प्रेरक कहलाते हैं, सबसे उत्तम प्रकार के उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है। तो फिर बोथ लगाते हैं, अगर ऑप्शन में आ सकता होता ना मेजरेट बढ़ती है और घटती है, तो दोनों बोथ है तो बोथ लगा दोगे, ठीक है। अब आगे देखो, अब कैटलिस्ट, मोस्टली कैटलिस्ट तो क्या करते हैं, रेट को बढ़ाते ही हैं। अब कैटलिस्ट मान लो जितनी स्पीड से काम कर रहा है, ठीक है, अगर हम उसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस डाल दे जो उसकी स्पीड को बढ़ा दे, या कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दे जो उसकी स्पीड को घटा दे, तो उन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, ठीक है। आ रहे हैं गौरव जी, इसी पॉइंट पर आ रहे हैं, वही बता रहा था, आपने कमेंट किया, कमेंट अभी किया है, ठीक है, मैंने अभी देखा। तो जो सब्सटेंस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं उसे बोलते हैं मॉडरेटर, और जो सब्सटेंस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटाते हैं उसे बोलते हैं पॉइजन विष, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसमें, promoter, promoter increases the, promoter increases the activity of a catalyst, promoter increases the activity of a catalyst, and poison, and poison decreases the, and poison decreases the, decreases the activity of a catalyst, decreases the activity of a catalyst। हिंदी में लिखोगे प्रमोटर को प्रमोटर ही बोलते हैं हिंदी में भी, भाई देख लेना, बाकी नहीं तो। और पॉइजन को विष बोलते हैं। हाँ बताऊंगा, एग्जाम्पल भी बताऊंगा, टेंशन ना लो सर। मैं यूपी पुलिस से हूँ, अभी ड्यूटी की वजह से नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो प्लीज़ रिवीजन हो जाता। ठीक है सूरवीर जी, डल जाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो क्लास वाला कंटेंट होता है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। चलो लिखोगे प्रमोटर उत्प्रेरक की गति को बढ़ाते हैं,
प्रमोटर उत्प्रेरक की गति को बढ़ाते हैं, प्रमोटर उत्प्रेरक की गति को बढ़ाते हैं, और विष प्रमोटर उत्प्रेरक की गति को बढ़ाते हैं और विष उत्प्रेरक की गति को घटाते हैं। नहीं, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट नहीं होते, ठीक है। और उत्प्रेरक, हाँ ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट, सॉरी पृथ्वीराज जी, ट्रांजिशन एलिमेंट सारे कैटलिस्ट होंगे। और उत्प्रेरक और विष उत्प्रेरक की गति को घटाते हैं, और विष उत्प्रेरक की गति को घटाते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे हैबर्स प्रोसेस देखो, N2 + 3H2। देखो इसमें नई चीज बताऊंगा, आप लोगों ने नहीं देखी होगी, 2NH3, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम होता है हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। जिस प्रोसेस हैबर प्रोसेस को हिंदी में बोलते हैं हैबर क्रिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो कैटलिस्ट होता है वो होता है आयरन, ठीक है। और जो मोलिब्डेनम होता है ये होता है आपका प्रमोटर। मोलिब्डेनम क्या होता है? प्रमोटर। इसका काम क्या होता है? ये आयरन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। देखो आपने इस इक्वेशन को ऐसे देखा है, एक्चुअल में ये जो इक्वेशन होती है ना, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। अब बोलो सर ये तुमने पहली बार देखा है, ये कहाँ से आ गया, है ना। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड ये इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, ये पॉइजन का काम करता है, विष का काम करता है। अगर ये पॉइजन का काम करेगा तो ये इसकी एक्टिविटी को घटाएगा, एक्टिविटी को घटाएगा तो रिएक्शन लेट कंप्लीट होगी। तो होता क्या है, जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनना स्टार्ट होगा इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन सा है? आयरन। प्रमोटर कौन सा? मोलिब्डेनम। पॉइजन कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, लिखो जल्दी, नोट करते ही थम्स अप भेजो। फ्यूचर फ्यूल लिक्विड हाइड्रोजन को सविता जी, क्लियर है गौरव जी? अब नोट करते ही थम्स अप भेज दिया करो। चलो भाई ठीक है, अब आगे देखो। अब देखो कैटलिस्ट कैसे स्पीड को बढ़ाते हैं। यू आर खलीफा ऑफ केमिस्ट्री। हैबर प्रोसेस का डेफिनेशन, जिस प्रोसेस में अमोनिया की फॉर्मेशन होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, ठीक है, उसे बोलते हैं हम हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, 700 के आसपास इसमें टेम्परेचर होता है। अच्छा देखो भाई, अब देखो कैटलिस्ट काम कैसे करता है। एक पॉइंट देख लो, इसको समझाता हूं। कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। हिंदी में लिखोगे उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को घटाते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को घटाते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को घटाते हैं। सौरभ जी एनएफ है केवीएस के लिए। थोड़ा केवीएस में थोड़ा सिंपल भी पढ़ाएंगे ना, जो यहाँ सिंपल नहीं आता वो वहाँ पढ़ाएंगे। थोड़ा ये होता है केवीएस में 20 क्वेश्चन आएंगे ना केवीएस में, तो वहाँ सिंपल चीजें भी आती हैं, वो पढ़ाएंगे वहाँ सिंपल वाली भी। ठीक है सौरभ जी। उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को घटाते, देखो कैसे होता है, इसको समझ लेना भाई एक बार। देखो ये वाला डायग्राम आपको मेरे अलावा जो टीचर एसएससी या वनडे एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ाएंगे इसको, ठीक है, क्योंकि बच्चों को समझने में दिक्कत होती है और उन्हें लगता है कहीं उनका फीडबैक खराब ना हो जाए। लेकिन मेरे साथ ऐसे कोई इशू नहीं है, खराब हो तो हो जाए, कम से कम जो बच्चा इंटेलिजेंट है जिसको सिलेक्शन लेना है, अगर गलती से क्वेश्चन आ गया तो मुझे गालियाँ तो नहीं देगा, गुरुजी पानी में आग लगा दिया आपने। चल देखो ये है रिएक्शन प्रोफाइल, मतलब रिएक्शन कैसे कंप्लीट हो रही है। आपको ये वाला पॉइंट समझना बस, इससे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ बस, ठीक है। और इस एक्सिस पर है एनर्जी। कैटलिस्ट कैसे एनर्जी कम करता है वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर है रिएक्टेंट,
और यहाँ पर है प्रोडक्ट। ठीक है, देखो रिएक्टेंट डायरेक्ट कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसके लिए कंडीशन है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट हो सकता है, जब इसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी ना, ठीक है, तब ये कन्वर्ट हो सकता है प्रोडक्ट में। तो ये रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ये इस तरीके से ग्राफ फॉलो करता है। ये जो एनर्जी होती है ना, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। हिंदी में इसका बोलते तो है, मैं भूल रहा हूँ नाम, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मतलब माइंड में तो है, इसका होता तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को, चलो बताता हूँ थोड़ी देर में सोच के। थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या करते हैं, क्या कह रहे हो इरफान जी, क्या बेकार लग रहा है? अरे यहाँ भाई जीएस में जो वहां यहाँ के उस पेपर में आएंगे नहीं तो क्यों पढ़ाएंगे भाई सौरभ जी, बात ये है। किसको इग्नोर कर रहे हैं इरफान जी? कमेंट थोड़ा छोटा लेके, बड़ा होने के बाद वो स्क्रीन में कई बैचेस के कमेंट चल रहे हैं ना। नहीं बेटा, ये कैटलिस्ट चल रहा है, थर्मोडायनेमिक्स कहाँ से चल रहा है? इरफान जी हम किसी को इग्नोर नहीं करते बेटा, हम पढ़ाते हैं, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, हम पढ़ाते हैं। अब क्या होता है कि पढ़ाते टाइम हम सबके कमेंट्स नहीं देख सकते, जो सामने आता है उसका देख लेते, इग्नोर किसी को नहीं करते, ठीक है। तो देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इसके पास जो एनर्जी है वो किसके बराबर होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड के बराबर होनी चाहिए, और अभी इसके पास सिर्फ इतनी एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको इतनी एनर्जी चाहिए, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करता है, ये वाली एनर्जी, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा। कोई बताना थ्रेशोल्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में? ठीक है, हमें पढ़ाता हूं अंकित जी। नहीं शुभम जी, ये नहीं, ये वहां आता है, ठीक है। अब देखो ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी, ये थी विदाउट कैटलिस्ट, ये रिएक्शन थी विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। अब हमने कैटलिस्ट डाला तो देखो कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट इस रिएक्शन का पाथ ऐसे छोटा कर देगा, इस रिएक्शन को ऐसे कंप्लीट करा देगा। तो इसने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करा दिया। ये विद कैटलिस्ट ऐसे करता है ये काम, ये उत्प्रेरक के साथ, ठीक है, नोट कीजिए, फिर एक टेबल बनाते हैं। अनुष्का जी ये वाला कैटलिस्ट का टॉपिक तो कंप्लीट कर लें, आप लोग तो अभी पढ़ रहे हो, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। सर आप केमिस्ट्री के पापा हो, आप जैसा वर्ल्ड में नहीं है। थैंक यू नमन जी। अब काफी बच्चों को गुस्सा आ रहा होगा, है ना, कि सर क्लास बंद कर दीजिए, है ना। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, जो बच्चा एंजॉय कर रहा है ना बेटा वो सिलेक्शन जरूर लेगा। थैंक यू नितेश जी, हिमांशु जी मजा आ गया, लव यू, लव यू हिमांशु जी। और बताइए, नोट कीजिए बच्चों जल्दी से। दो ही तो पढ़े हो अनुष्का जी आप, 11 से 12:30, अब ये दूसरा ही तो है, बीच में गैप भी तो था आप लोगों के लिए। तो अभिषेक जी, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो गेन करते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिव, अब स्टेटमेंट भी लिखानी है, लिखो द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, यार आप भी देखो, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, हिंदी में नहीं बताऊंगा फिर अब ये से, ठीक है, मैंने समझा दिया इसको। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन बाय, the extra amount of energy gained by reactant molecule, gained by reactant molecule, so that its energy, so that its energy becomes equal to, becomes equal to threshold energy, becomes equal to threshold energy, is known as, is known as
एक्टिव इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ई एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, यूट्यूब पर पढ़े थे। चलो बस ये कंप्लीट करा दे इसको, कैटलिस्ट का टॉपिक तो कंप्लीट करा दे, 5-7 मिनट में हो जाएगा बस। हिंदी में भी बताओ, लिख लो। अभिकर्मक, अभिकर्मक जो अतिरिक्त ऊर्जा लेकर, अभिकर्मक हाइड्रोजनेशन वाला एग्जांपल अब नीचे चला गया, आप कहते इरफान जी, आप वीडियो दोबारा देख लेना ना, उसमें क्या। ऐसे सेशन लीजिए जब भी आपको टाइम मिले प्लीज गरिमा जी। ओके जी, चाहते हो मैं ऐसे सेशन लेता रहूं यूट्यूब पर बच्चों? पहले ये लिख लो, हिंदी में लिखवा देता हूं। अभिकर्मक जो अतिरिक्त ऊर्जा, अभिकर्मक जो अतिरिक्त ऊर्जा, अभिकर्मक जो अतिरिक्त ऊर्जा लेकर, जो अतिरिक्त ऊर्जा लेकर अपनी ऊर्जा को, अपनी ऊर्जा को, अब हिंदी में बोल रहा हूं, अपनी ऊर्जा को थ्रेशोल्ड ऊर्जा के बराबर करते हैं। बता दूं अगली क्लास में, जो अपनी ऊर्जा को थ्रेशोल्ड ऊर्जा के बराबर करते हैं, थ्रेशोल्ड के बराबर करते हैं, उसे उसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, उसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, उसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। अरे पीरियोडिक टेबल से इनका कोई मतलब नहीं है बेटा, कभी सोच रहे हो कि पीरियोडिक टेबल पढ़ा, पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ा दे सब समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पीरियोडिक टेबल अलग चीज है, वो वहां पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, अच्छा ऊर्जा का कार्य, हाँ कार्य फलन, वो तो वर्क फंक्शन होता है, कार्य फलन तो इसी का दूसरा नाम होता है हालांकि। ठीक है, देखो थ्रेश होल्ड, रूबी जी पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था? थ्रेश होल्ड का मतलब होता है वो एनर्जी जिसकी वजह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, वो एनर्जी। बेस्ट कंटेंट ऑफ यूट्यूब, थैंक यू अनुष्का जी। बेस्ट कंटेंट, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी किसे बोलते हैं? द एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। लिखना तो लिख लो, द एनर्जी रिस्पॉन्सिबल, द एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, द एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, द एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। राकेश जी फिजिकल केमिस्ट्री बेटा वो 11th-12th में आती है, वहां पढ़ाएंगे। ठीक है, कल्याण जी कह रहे 3:30 तक क्लास लीजिए, आधे बच्चे परेशान हो रहे हैं। चलो वोटिंग करते हैं, है ना? बताओ कितने बच्चे चाहते हैं कि बस 10 मिनट में क्लास बंद कर दें? ठीक है, तब तक मैं आपको टेबल बनवा देता हूँ। एक टेबल लिखिए, प्रोसेस कैटलिस्ट यूज्ड। आपको कोई भी प्रोसेस देंगे, पूछ लेंगे उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। ठीक है, लाइव क्लास है आलोक जी, ये शुभम जी कह रहे हैं 3:30 तक। आप जेम्स बॉन्ड हो? अच्छा, कुछ कह रहे हैं, कुछ को दिक्कत हो रही है। चलो देखते हैं, इसको तो पूरा करते हैं। ये नो सर, ये सर मैं समझा नहीं, इस नो का मतलब क्या है? चलो देखो, अब सबसे पहले हाइड्रोजनेशन प्रोसेस था, पहला प्रोसेस देखो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस था। इसमें मैंने आपको तीनों कैटलिस्ट लिखवाए हैं। ठीक है, तो इनमें से एक सेलेक्ट करना हो तो आंसर दोगे निकल। ठीक है, सेकंड देखो पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? पहला अगर ऑप्शन में जियोलाइट है तो आंसर लगाओगे जियोलाइट। ठीक है, नाम भी बता देता हूं, ZSM5 यूज होता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो सल्फ्यूरिक एसिड। अभी हैबर्स प्रोसेस किया था, हैबर्स प्रोसेस किसके लिए होता है? अमोनिया बनाने के लिए। देखो जिस प्रोसेस में मैं ब्रैकेट में कुछ लिख रहा हूं, इसका मतलब ये इसकी फॉर्मेशन होती है इसमें, तो इसमें कैटलिस्ट कौन सा था आपका? आयरन। फोर्थ है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस किसके लिए होता है? HNO3 के लिए। तो इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है आपका? रोडियम। फिफ्थ देखोगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके लिए होता है?
सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, H2SO4 के लिए, ठीक है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, ठीक है। मैं गजनी हो गया, बता रहा था, क्या बता रहा था, हाँ, पोलोथीन वाले में, पोलोथीन फॉर्मेशन में, पोलोथीन जो बनती है जिस प्रोसेस से, ठीक है, पॉलीमराइजेशन जो है, इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। उमेश जी बता तो दिया था बेटा, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, वहां थोड़ा बिल्कुल सिंपल वाली चीजें यहाँ नहीं होती ना, कि वो यहाँ के पेपर में नहीं आती। अली जी मुझे नहीं पता भाई बायोवी क्लास कब से शुरू होंगी, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। मेरा मन तो ये कहता है और पढ़ाओ, ठीक है, मेरे मन की सुनोगे तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो अभी इतना ही कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे 2.5 घंटे की, 2.25 घंटे की क्लास हो ही गई होगी आपकी। आलोक जी सीक्वेंशियली पढ़ाया है बेटा, ठीक है। अगर मैं आपके लेवल पर पढ़ाने लगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको सिलेक्शन लेना तो आपको मेरे लेवल पर आना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। हमने पूरा कैटलिस्ट एक जगह पढ़ाया आपको, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई टॉपिक आपको पूरा एक जगह मिल रहा है, उसको तो वहीं पर कंप्लीट कर दीजिए। अच्छा, पीरियोडिक टेबल पहले होना चाहिए, तो पहले होना चाहिए ना, यूट्यूब पर मेरी पीरियोडिक टेबल की वीडियो पड़ी है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप पहले उसे देख लीजिए एक बार, ठीक है। उससे भी मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल फिर मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। हाँ, DRDO MTS के लिए सफिशिएंट है, अनिकेत जी, मजा आ रहा है सर, प्लीज। और कल्याण जी, अब बच्चे परेशान हो गए। हाँ, ओस्टवाल्ड प्रोसेस में प्लेटिनम भी यूज करते हैं, आपको लिखना चाहो तो ये दोनों है, ये भी लिख लो, प्लेटिनम भी यूज करते हैं, ध्यान रखो कि लिख लो ये, रोडियम के साथ प्लेटिनम भी। सर SSC का प्रीवियस सेशन, हाँ जी गरिमा जी करेंगे ना, धीरे धीरे करेंगे, अब वो सीरीज शुरू किया तो पहले उसको करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन तक हमारा कंप्लीट हो गया है, अगली क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि कल, मोस्ट प्रोबेबली कल आपकी क्लास होगी, कल ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ सीक्वेंस सब अच्छे से समझ आ रहा है, थैंक यू आनंद जी, ठीक है। हाँ, MPSI के लिए सफिशिएंट है, और पूछिए। कैरियर विल ऑल टीचर्स आर बेड, हाँ जी बिल्कुल, वेरी बिल्कुल, MTS के लिए सफिशिएंट है, MTS के लिए। क्लास कंटिन्यू रखिए सर जी, दूसरे चल, पंजाब PCS, पंजाब में तो भाई थोड़ा एक्स्ट्रा आता है, 11th-12th के आते हैं। हाँ, क्या डाउट है सोनिया जी, पूछे, चलो भाई जिसको आप डाउट है ना वो पूछ लीजिए, बाकी जा सकते हैं। मैं हरियाणा से हूँ सौरभ जी, क्या डाउट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले में, किसको, हाँ बताइए, चलो कोशिश करेंगे एक ले। कल्याण जी कह रहे हैं आपकी क्लास में टाइम ही नहीं पता चलता, कल सेम टाइम ही चलेगी आपकी क्लास, देखते हैं। बाकी आप एक बार सुबह 7 बजे उठकर देख लेना, कोशिश मेन तो यही से टाइम रहेगा, चेंज होगा तो आप देख लेना कल का टाइम। हाँ चलो ठीक है, एक ही रख लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी, जिसको पूछे जल्दी से। हाँ मूर्खो, ठीक है कल्याण जी, अब बताओ। अब सोनिया सर, आइस 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वाटर एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बनाते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा सोनिया जी, स्ट्रक्चर उनका ऐसा होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आइस में 2 तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर में नहीं हो पाती उस तरीके से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और कोई और बोलिए। हाँ, सीटेट के लिए सफिशिएंट है। सीटेट में कुछ टॉपिक्स अलग होते हैं भाई, वो तो करने ही पड़ेंगे आपको, सीटेट बैच में मैं पढ़ाता हूँ, उसमें कुछ अलग टॉपिक्स है वो वहाँ पढ़ाता हूँ, बात ये है। हर एग्जाम के कुछ अलग टॉपिक होते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये है कि 70% आपका कवर हो जाएगा ये इससे, ठीक है। सीटेट वाला अगर कोई बच्चा है तो 70% कवर हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, अब स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मन लगा के पढ़ना, ठीक है, आराम से रेस्ट करो, कल फिर मिलते हैं। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करो, मैक्सिमम शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, शेयर करो उसे,
ठीक है, ओके, थैंक यू।